हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और बिहार के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट में बहुत ही एसेंशियल टॉपिक बिहार बजट 2023-24 का की पॉइंट्स देखेंगे। सोर्स के तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से जारी बजट डॉक्यूमेंट्स और प्रभात खबर के 1 मार्च का अंक को संकलन के रूप में लिया गया है, इसलिए इस सेशन को पूरा देखें, यूज़फुल लगेगा ही, और लगे तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इकोनॉमिकल पीसीएस ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको एक रेगुलर इंटरवल में बिहार और झारखंड दोनों ही स्टेट्स के उम्दा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बजट आकार की चर्चा कर लेते हैं कि बजट का आकार कितना है। तो इस वर्ष 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया गया है, और पिछले बार का जो बजट था वो है 2,37,691 करोड़ का। तो अंतर है 24,194, यानी इससे आप इसको माइनस कीजिएगा तो 24,194 करोड़ रुपये का अंतर आएगा, जो कि 10.17% का वृद्धि को दर्ज करता है। यानी कि ये ग्रोथ है पिछले बार के बजट से, ये जंप है 24,194 करोड़ का, जो कि 10.17% का ग्रोथ दर्ज करता है बजट के मामले में। आइए अब बिहार बजट 2023-24 की आर्थिक रूपरेखा को देखते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग, लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले राज्यों में बिहार भी एक है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात करें तो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 6% दर्ज की गई थी, 6%, जबकि देश की वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही थी। बिहार की बात करें तो 10.98% रिकॉर्ड किया गया था। तो इस संदर्भ में अगर भारत से और विश्व से कंपैरिजन किया जाए बिहार का, तो आप देखेंगे कि भारत के विकास दर से 2.28% अधिक था, जबकि विश्व के संदर्भ में बात करें तो 4.98% अंक ज़्यादा था, जबकि कोविड का संक्रमण काल भी इसी के दौरान हुआ था। तो आप समझ सकते हैं बिहार सरकार की नीतियां और इसके एफर्ट्स कितने ही अच्छे थे। इस कारण से यह 2.5 अंक का जो वृद्धि दर है वो रिकॉर्ड किया गया। यही उत्साह के कारण बिहार सरकार ने 2023-24 का बजट अनुमान, यानी कि आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 15.24% रखा है, और आप समझ सकते हैं यह काफ़ी बड़ा अंक है ना। ग्रोथ रेट के मामले में ये काफ़ी बड़ा अंक है। जहां विश्व का वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 6% के आसपास रह रही है, उस परिस्थिति में यदि बिहार सरकार अपना बजटरी एस्टिमेट जो ग्रोथ रेट को लेकर है वो 15.24% रखे, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार कितनी महत्वाकांक्षी है, खासकर ग्रोथ को लेकर, और काफ़ी एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं इस प्रोस्पेक्ट में। बात करें 2022-23 की तो 10.34% इसका बजटरी एस्टिमेट, जो कि इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट के बारे में बात की जा रही है। और 2021-22 जो कि रियल एस्टिमेट है, यानी कि इसका अच्छे से आकलन कर लिया गया है, इसमें कोई अनुमान नहीं है, ये पिछले वर्ष का एक रिकॉर्डेड एलिमेंट्स है। तो इस प्रोस्पेक्ट में 10.9% रिकॉर्ड किया गया है ना। और जैसा कि 2023-24 का अनुमान ही लगा सकते हैं, 22-23 का भी अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे खर्च मार्च तक होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बजट अनुमान लिखा गया है। यहाँ पर भी बजट अनुमान लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर वास्तविक लिखा गया है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड पर्टिकुलर जिस तरीके से होना चाहिए वो हो चुका है, और यह इकोनॉमिक सर्वे में भी आ चुका है। तो प्रश्नों के दृष्टिकोण से ज़्यादा संभावना 2021-22 के आर्थिक वृद्धि दर को पूछे जाने की होती है। दूसरा, 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार आर्थिक वृद्धि दर कितनी होगी ये पूछे जाने की ज़्यादा आशंका होती है। तो इसे याद कर लें, 2021-22 के लिए 10.98% और 2023-24 के लिए 15.24%। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, जो है बिहार बजट 2023-24 का राजकोषीय अभिविन्यास। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, राजस्व अधिशेष की चर्चा करते हैं, जो कि राजस्व अधिशेष वर्ष 2023-24 के लिए 4,479 करोड़ रुपये का अनुमान है।
राजस्व अधिशेष को लेकर। और राजस्व अधिशेष होता क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरी शुद्ध आय इस वर्ष के लिए 1000 रुपये है और मेरी अनुमानित व्यय, मान लीजिए कि मेरे इस वर्ष में 800 रुपये व्यय होने वाले हैं और इसका अनुमान ही किया जा सकता है। तो यह अनुमान है, 800 रुपये का अनुमान है कि मैं इतना खर्च करूंगा इस वर्ष में। तो मेरा जो आय से कम व्यय है, तो यह 200 रुपये का जो है वो राजस्व अधिशेष कहलाएगा। और इसे आप इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि यह राजस्व घाटे के बिल्कुल विपरीत होता है। इस सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे पूरा देखें, क्योंकि इस प्रश्न यहीं से बनेंगे, प्रश्न आपके इसी से रहेंगे और आप एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे यदि आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो। आइए अब राजकोषीय घाटा की चर्चा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा तय ऋण अधिसीमा, एक ऋण अधिसीमा तय की गई है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के अनुपात में 4.5% ही रहेगा। कुछ एक्सेप्शनल क्लॉज हैं जो कि 0.5% को बढ़ाया जा सकता है और इसके आलोक में है कितना, 2021-22 के संदर्भ में बात हो रही है, तो वो है 3.78%। पुनः वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा को 3.47% रखा गया है। लेकिन प्रश्न आपके यहाँ से रहेंगे जो कि बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा को GSDP के अनुपात में 2.98% अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के 3.47% से कम है। यानी कि हर वर्षवार देखा जाए तो यह घटते जा रहा है। राजस्व घाटा का जो अनुमानित प्रतिशत है वो घटते क्रम में है और यह एक शुभ संकेत माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। जैसा कि आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3.78% है जो कि रियल एस्टीमेट होता है, 2021-22 का है। 2022-23 में 3.47 है, फिर घटा है, और 2023-24 में फिर से एस्टीमेट किया जा रहा है कि ये फिर घटेगा और वो है 2.98%। और ये एक गुड इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमी के प्रोस्पेरस के लिए। अगला टॉपिक है ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम लोग किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी वित्तीय एजेंसी से कुछ न कुछ ऋण लेते हैं, ऐसे ही बिहार सरकार ने भी कई बैंक से या फिर कई वित्तीय स्रोतों से ऋण लिया है। तो ऐसे में वित्त आयोग ने ब्याज भुगतान को राजस्व प्राप्ति के अनुपात के रूप में निर्धारित रखने की एक सीमा की अनुशंसा की है और इसे 10% की सीमा में रखना बेहतर ऋण प्रबंधन यानी कि डेट मैनेजमेंट जो होता है उसकी ओर इंगित करता है। यदि आप 10% के अंदर इस सीमा को रखते हैं तो एक बेहतर ऋण प्रबंधन होता है। तो इसी संदर्भ में बिहार का ब्याज भुगतान यानी कि जितने भी उसने ऋण लिया है उसका ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का अनुपात 8.70% रहा है 2021-22 में, 8.70%। 22-23 की बात करें तो 8.29% है और 23-24 का बजट एस्टीमेट जो है उस हिसाब से बात करें तो 8.64% अनुमानित है और ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। आइए अब तीसरे चैप्टर की बात करें, वो है प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना। प्राप्ति से संदर्भ है यहाँ पर इनकम से, यानी हमारे इनकम की प्रवृत्ति और उसकी संरचना से। तो 2023-24 की बात करें तो इसमें अनुमान है कि 2,62,085 करोड़ रुपये का इनकम बिहार सरकार को होगा और 2021-22 की बात करें तो वो है 1,99,270 करोड़ रुपये और ये रियल एस्टीमेट है। आइए अब देखते हैं राजस्व संग्रह की संरचना। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व यानी कि कर के द्वारा अर्जित की गई बिहार सरकार की आय वो है 71.79% और यह एस्टिमेशन है, 71.79% रहने का अनुमान है।
इसी वित्तीय वर्ष में कर भिन्न राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है। तो इसमें कुल राजस्व प्राप्ति का 3.07% राजस्व संग्रह होना अनुमानित है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है, लोक ऋण होता है, या फिर कुछ ऋण अगर हमने दिया है तो उसकी वसूली करते हैं। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मुख्यतः आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो कर राजस्व का हिस्सा 71.79% है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि कर भिन्न राजस्व के मद में कुल राजस्व प्राप्ति जो है वो 3.07% है। आइए अब हम लोग चौथे चैप्टर को देखते हैं, वो है राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति एवं विन्यास। इसमें प्रायोरिटीज़ क्या हैं हमारे, वो सब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य की बजट 2023-24 में कुल व्यय का लगभग 63.91% हिस्सा विकासात्मक व्यय पर रखा गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि वेलफेयर की तरफ सरकार का कितना झुकाव है, यह इससे इंडिकेट होता है। बात करें कुल बजट में 79.37% राजस्व व्यय और 20.63% पूंजीगत व्यय रखा गया है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 79.37% जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी होंगे उनके लिए है, और 20.63% पूंजीगत व्यय है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। देखिए इसी डॉक्यूमेंट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है, और वो है क्षेत्रवार वर्गीकरण करने पर राज्य सरकार की सामाजिक प्रक्षेत्र में व्यय की प्राथमिकता साफ उजागर होती है। यानी कि इसका प्रायोरिटीज़ क्या है, तो वो है सोशल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो, और यही इसका प्रायोरिटी है राज्य सरकार का। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज़्यादा 38.14% व्यय किया गया है। आर्थिक सेवाओं की बात करें तो कुल बजट का 24.01% व्यय हुआ है, और सामान्य सेवाओं पर 28.38% व्यय किया गया है। जबकि लोक ऋण यानी पब्लिक डेट की अदायगी के लिए कुल व्यय का 9% रखा गया है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक डेट पर कितना है, तो 9% एलोकेट किया गया है, जिसे विवरणी 8 में देखा जा सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के प्राथमिकताओं के अंतर्गत 7 निश्चय पार्ट 2 में कुल 5,000 करोड़ रुपये का उपबंध है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट रहते हैं। आइए अब पाई चार्ट के माध्यम से क्षेत्रवार व्यय संरचना को देखते हैं। इसमें सामाजिक सेवाओं के लिए 38%, फिर है आर्थिक सेवाओं के लिए 24%, उसके बाद है सामान्य सेवाओं के लिए 28%, लोक ऋण के लिए 9%। ये चार मुख्य रूप से इस क्षेत्रवार व्यय संरचना के अंतर्गत आते हैं। अब है कुल व्यय की प्रवृत्ति, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च कितने होंगे उसकी बात की जा रही है। तो बजट अनुमान के अनुसार 2023-24 में 2,61,885 करोड़ रुपये व्यय अनुमान है, और यह पिछले वर्ष की तुलना में 24,194 करोड़ रुपये ज़्यादा है, और यह परसेंटेज की बात करें तो 10.1% ज़्यादा है। देखिए अब हम वर्गवार व्यय की संरचना पर बात करते हैं। तो सबसे पहले विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय की बात करते हैं। आखिर क्या है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बेसिकली देखिए विकासात्मक व्यय वैसे व्यय होते हैं जो वास्तविक रूप से आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि गैर विकासात्मक व्यय वैसे व्यय नहीं होते हैं जो कि आर्थिक वृद्धि दर को उत्थान की ओर बढ़ाएं। मान के चलें कि जैसे अगर हमने शिक्षा पर खर्च किया है, कुछ स्कूल्स बनाए हैं, है ना, तो उस तरह के जो खर्च होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, तो इस तरह के जो खर्च होते हैं वो विकासात्मक व्यय होते हैं। जबकि गैर विकासात्मक व्यय वैसे व्यय होते हैं जैसे कि आप मान लें यदि किसी डिफेंस या पुलिस सिस्टम पर जो खर्च किया जाता है, या फिर किसी को सैलरी देना होता है, पेंशन की राशि जो होती है, इस तरह के जितने भी व्यय हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर जो खर्च होता है, यानी कि वही पुलिस
सिस्टम पर जो खर्च होता है वो सब जो खर्च है वो गैर विकासात्मक व्यय में आता है। हालांकि यह मदद करता है, विकासात्मक व्यय को प्रभावित करता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसे हम गैर विकासात्मक व्यय की श्रेणी में रखते हैं। तो देखते हैं 2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय की राशि क्या है। तो विकासात्मक व्यय 1,67,375 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि गैर विकासात्मक व्यय 94,510 करोड़ रुपये अनुमानित है। दूसरा है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात, यानी राजस्व और पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। तो इसमें 2023-24 की बात करें तो 54,037 करोड़ रुपये ये है पूंजीगत व्यय, जबकि 2,07,848 करोड़ रुपये ये है राजस्व व्यय। आइए अब 5वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, वो है ऋण प्राप्ति की रूपरेखा। तो ऋण प्राप्ति की रूपरेखा के लिए भी 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा है। इसके अनुसार जीएसडीपी का 40.4% का एक सीलिंग बनाया गया है कि इससे अधिक आप जो है ऋण को नहीं ले सकते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में जीएसडीपी के से कुल बकाया ऋण का अनुपात 37.81% आकलित किया गया है, जो कि सीलिंग से कम है। 40.4% जो है सीमा वो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर रखा गया है और राज्य वित्तीय सुधार के पथ की ओर अग्रसर है। इसका प्रमाण 2021-22 के 38.12% की तुलना में 2022-23 से कम होकर 38.05% हुआ तथा पुनः घटकर 2023-24 में 37.81% होने का अनुमान है। यानी कि यह एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपके डेट कम हो रहे हैं, यानी ऋण जो है आपके वो कम हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो इसमें कुल लोक ऋण जो होता है वो है 49,326.53 करोड़ रुपये और ये एक अनुमान है। इसे आप लाइन चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए लाइन ग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में। तो आप देख रहे होंगे कि ये डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 2021-22 में टोटल जो ऋण था वो है 38.12%, यहाँ आप देख सकते हैं, और यह 2022-23 में 38.05% रहा है और फिर से यह डिक्रीज होके 37.81% होने जा रहा है। और वित्त आयोग की अनुशंसा थी 40.4% से ज़्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप डिक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अगले बार जो होगा वो इससे भी कम होगा। तो ये एक गुड इंडिकेटर है, किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। वाकई में कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, लेकिन उन प्राथमिकताओं में ये 8 प्राथमिकताएं यानी 8 प्रायोरिटीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। पहला है युवा और रोजगार, यह पहला प्रायोरिटी है जिसमें 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। फिर है अनवरत महिला सशक्तिकरण, इसके अंतर्गत भी कई सारी घोषणाएं की गई हैं जिसकी चर्चा हम आने वाले सेशन में करेंगे। उसके बाद है अल्पसंख्यक कल्याण, ये 3rd प्रायोरिटीज़ है। 4th प्रायोरिटीज़ है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। 5वां है कृषि एवं ग्रामीण विकास। 6ठा है हरित विकास। 7वां है आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास। इसके तहत स्टार्टअप नीति 2022 जो है उसको शुरू किया गया है। उसके बाद है शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट। आइए अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, और ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है 7 निश्चय पार्ट 2, जिसके अंतर्गत न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 को लागू किया गया है।
और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। इसमें पहला जो थीम है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और यह इस वर्ष का बिहार दिवस का थीम भी है, इसे आप ध्यान से याद रख लें। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना, ये पहला प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्कीम को एलोकेट किया गया, जिसके अंतर्गत कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है और इसमें टाटा टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री पार्टनर बनाया गया है, टाटा टेक्नोलॉजी। और प्रथम चरण में 60 ITI में 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसी में दूसरा जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। और इसके लिए IIT पटना को नॉलेज पार्टनर और मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया है और इसके लिए 90 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इसमें सबसे पहले तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है। तीसरा है बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी स्कीम्स जो हैं इसका एलोकेशन युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत ही हो रहा है। चौथा है बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और ये राजगीर में हो रहा है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी भी बन रहा है राजगीर में और इसी परिसर में ही एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी होने जा रही है। नेक्स्ट है उद्यमिता विकास हेतु अनुदान प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 2080 युवाओं का, उसके बाद है ST/SC उद्यमी योजना के अंतर्गत 2047 युवाओं का, उसके बाद है मुख्यमंत्री OBC उद्यमी योजना यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो हैं उनके लिए 2020 युवाओं का चयन किया गया है, प्रोविजनली चयन है और इसके लिए एलोकेशन है 550 करोड़ रुपए का। 7 निश्चय पार्ट 2 में जो सेकेंड इंडिकेटर है वो है सशक्त महिला सक्षम महिला। इसके लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना वो अलग से रिलीज किया गया है जिसमें 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। इसके लिए अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये इंटर पास करने के लिए, ग्रेजुएट महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य बनाया गया है। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए बजटरी एलोकेशन जो है 600 करोड़ रुपये का रखा गया है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी, जिसमें कि वो 35% का आरक्षण जो है महिलाओं के लिए। इसके अंतर्गत पुलिस के बल में, प्रखंड में, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में इतने जो है उनके स्ट्रेंथ को इंश्योर करना मतलब एसेंशियल है। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी और ये 7 निश्चय पार्ट 2 का तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। चेक डैम योजना के अंतर्गत और उद्वह सिंचाई योजना के कार्य को प्रतिस्थापित करने के लिए जो चेक डैम, आहर पईन, इन सब का निर्माण जो हो रहा है उसके लिए 340 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। बात करें कृषि विभाग की तो इसके लिए सामूहिक नलकूप योजना हो रही है और पक्का चेक डैम योजना है जिसके अंतर्गत 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर है ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उपकेंद्र निर्माण के लिए जो है 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके लिए सोलर स्ट्रीट लाइट सभी गांवों में इंस्टॉल किया जाएगा और इसके लिए जितने खर्च का अनुमान है वो है 392 करोड़ रुपए और वो एलोकेट कर दिया गया है।
उसके बाद है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत लक्षित किया गया है कि वर्ष 2022-23 तक 4250 ग्राम पंचायतों में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया जाएगा, यानी यह कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा और ये हो चुका है। उसके बाद है पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। 5वां है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके अंतर्गत भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है, जिसमें कि 161 में क्लस्टर आधारित इकाई और वो 261 नगर निकायों में। उसके बाद 100 में स्टैंड अलोन आधारित इकाई के आधार पर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। बात करें 35 नगर निकायों में 51 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 181 वेस्ट टू कंपोस्ट केंद्र संचालित करना है। इसमें सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का भी इंट्रोडक्शन होना है और इसके लिए बजटरी एलोकेशन 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बात करें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की, इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र को बनाया जाना है और ये प्रखंड स्तर पर बनाया जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के ही अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। नेक्स्ट है वृद्धजन हेतु आश्रय स्थल और इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो कि 3800 जिला मुख्यालय में सीनियर सिटीजन्स के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु बात कही गई है। इसी में शहरी गरीबों हेतु मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का भी निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 35 करोड़ रुपये का बजटरी एलोकेशन है। और फिर शवदाह गृह के लिए 120 करोड़ रुपये का बजटरी एलोकेशन है। उसके बाद सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास भी होना है, जिसके लिए 276 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छठा है 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता और इस सुलभ संपर्कता के लिए ग्रामीण पथों की संपर्कता को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके लिए 185 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और यह वर्ष 2022-23 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रायोरिटी लिस्ट के शीर्ष प्राथमिकता वाली कुल 38 पथों पर का चयन किया गया है और इसके लिए 185 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण, इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। और 7वां जो निश्चय है वो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसके लिए बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था का निर्माण होना है और इसमें प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था, पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, ये सब किया जाना है। साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से सभी पशु अस्पताल जुड़ रहे हैं और वर्तमान में 1137 पशु अस्पताल विभाग द्वारा संचालित हैं, जिसमें ये सभी जो हैं हॉस्पिटल्स हैं जो पशु के, उसमें टीकाकरण, कृमिनाशन और 566 में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके बाद है गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता और इसके लिए वर्चुअल हब की स्थापना की जा रही है, जहां पर टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संस्थानों को और बेहतर एवं विस्तारित बनाया जाना। इसके अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना होने वाली है। और नेक्स्ट जो है वो है बाल हृदय योजना और ये स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत राज्य में हृदय में जितने भी हृदय से संबंधित जितने भी बीमारी होते हैं जन्म से बच्चों में, उसके इलाज के लिए 1 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना के लिए 700 से अधिक बच्चों का शल्य चिकित्सा द्वारा सफल इलाज अहमदाबाद में कराया जा चुका है और इसके लिए 460 करोड़ रुपये का बजटरी एलोकेशन किया गया है। स्कीम्स के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो है समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान पर। इसके अंतर्गत 16,131 करोड़ रुपये की राशि एलोकेट की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए 1120 करोड़ रुपये की राशि,
हर खेत तक सिंचाई का पानी यानी 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत 840 करोड़ रुपए की राशि, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की राशि, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 455.87 करोड़ रुपए की राशि। और ये सब इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे खर्च किए गए हैं। आइए अब डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो है शिक्षा पर, 40,451 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। स्वास्थ्य पर है 16,966 करोड़ रुपए का खर्च, कृषि पर है 3,639 करोड़ रुपए का खर्च, और पथ निर्माण पर है 5,918 करोड़ रुपए का खर्च। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार भी सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ही खर्च किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बात करें 5540 करोड़ रुपए का खर्च PMCH को विस्तार देने के लिए किया जा रहा है। 25,000 रुपये मिलेंगे अब तलाकशुदा महिलाओं को, पहले 10,000 रुपये मिलते थे। बात करें कुल राजस्व प्राप्ति की, जिसकी चर्चा हमने की है, 2,12,326 करोड़ रुपये कुल राजस्व प्राप्ति है, जिसमें कि 56,211 करोड़ रुपये राज्य सरकार का राजस्व है। और ये कुल राजस्व प्राप्ति है 2,12,326 करोड़ रुपये। देखिए ये यहाँ पर वही प्रायोरिटीज़ है जिसकी चर्चा हमने की है पहले, और वो बजट डॉक्यूमेंट से किया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, वहाँ से हमने इस पर चर्चा कर चुका है। बढ़ते हैं अब आगे, साथ ही कुछ उपलब्धियों पर चर्चा करें तो इसकी भी चर्चा मैंने की है, इससे बजट डॉक्यूमेंट्स में है ये। सहायक अनुदान में 4,623 करोड़ रुपये की कमी के बाद भी बिहार राजस्व सरप्लस वाला राज्य बना है, और यह काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावे बिहार की 5 योजनाओं को देश ने अपनाया है, और ये 5 योजनाएं क्या क्या हैं मैं बता देता हूँ। पहला है हर घर नल योजना। हर घर नल योजना जो सितंबर 2016 में शुरू किया गया था। उसके बाद है, इसे ही राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत अपनाया गया है। और इसके बाद है जीविका, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाया गया है। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना, और इसके बाद मुख्यमंत्री की बिजली से संबंधन के तहत हर घर बिजली योजना को भी सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत जोड़ा गया है। और 5वां है हर जल जीवन हरियाली। इसके तहत तालाबों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के तर्ज पर अमृत सरोवर योजना को अपनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार विकास के गति पर प्रगतिशील है, और इसीलिए देश इसके योजनाओं को अपना रहा है। फिर है शिक्षा के बजट में 1259 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है, और ये उल्लेखनीय वृद्धि है। साथ ही बात करें पर्यटन के लिए तो 417 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। औद्योगिक विकास के लहजे से अगर देखा जाए तो इस वर्ष का जो बजट है बिहार सरकार में वो उत्साहित करने वाला है, क्योंकि सभी जिलों में उद्योग केंद्रों की स्थापना की घोषणा की गई है, और साथ ही 1648 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। इसकी भी चर्चा मैंने किया है। सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई तकनीक की पढ़ाई शुरू होगी, और इसके अलावे 2 वर्षों में राज्य आपदा मोचन बल का होगा अपना भवन, सुविधाएं भी बढ़ेंगी, और आपदा प्रबंधन विभाग को 5,265 करोड़ रुपये मिले हैं। कुछ एक्सपर्ट व्यूज़ हैं, और यह इंटरव्यू या फिर डिबेट के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसे आप न्यूज़पेपर में अगर संभव हो तो ज़रूर देख लें। इसके अतिरिक्त एक MCQ का सेशन मैं लाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन पाएंगे वो सभी को मैं संकलित करके एक अच्छा सा सेशन लाऊंगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं, और वहाँ से बिहार सरकार का जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट्स का एक अलग से PDF वहाँ पर अपलोड किया गया है, उसे आप डाउनलोड कर लें, और उसे एक रेफरेंस के तौर पर इसके डिस्कशन के साथ में ज़रूर देखें। साथ ही 1 मार्च का प्रभात खबर या फिर कोई भी
न्यूज़पेपर जिसे आप फॉलो करते हैं वो साथ में रखें, तो आपका एक बेटर प्रिपरेशन रहेगा और सभी लोगों से आप एक कदम आगे रहेंगे। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य करें, साथ में एक शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ जो इस प्रिपरेशन से जुड़े हैं या फिर जिन्हें बजट से संबंधित जानकारी चाहिए हो। साथ ही आप नए हैं यदि हमारे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और एक सपोर्ट के तौर पर अपना प्यार इस चैनल को ज़रूर दें। थैंक यू।